वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स अकरिंग रेगुलरली इन फीमेल्स एवरी 26 to 30 days throughout the childbearing period between menarche and menopause. मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल होता क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि रेगुलरली होते हैं फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल में रेगुलरली होते हैं एवरी मंथ, या फिर कुछ मैमल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है रेगुलरली इन फीमेल्स एवरी 26 to 30 days. ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने डेज की होती है? 26 to 30 days एवरेज इसकी है थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग पीरियड. चाइल्ड बियरिंग पीरियड में चलती है. चाइल्ड बियरिंग पीरियड क्या होता है? मेनार्के से लेके मेनोपॉज तक चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है, जिसमें जो फीमेल है ह्यूमन वुमेन वो चाइल्ड को बियर कर सकती है, यानी बर्थ दे सकती है चाइल्ड को. मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 28 डेज. एवरेज क्या है? 26 to 30 डेज. अप्रोक्सीमेटली 28 डेज मोस्टली जो या फिर यूजुअली जो वुमेन में होती है वो होती है 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन. अब कुछ टर्म्स है वो मैं पहले क्लियर करना चाहूंगी ताकि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल इजीली समझ आ जाए. सबसे पहले मेनार्के. मेनार्के क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स. 12 to 15 ईयर्स की जब फीमेल होती है, 12 से 15 साल की जब वो एज पे पहुंचती है तो उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी. प्यूबर्टी पर क्या होता है फीमेल्स में? जो फीमेल्स के सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, फंक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं, मैच्योर हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट प्यूबर्टी. और प्यूबर्टी की एज कौन सी होती है? 12 to 15 ईयर्स. प्यूबर्टी पे क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है. इसको बोलते हैं मेनार्के, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना एट 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज ऑफ फीमेल. अब मेनोपॉज क्या होता है? पोज से ही समझ आ रहा है, मतलब रुक जाना. मेनोपॉज क्या? परमानेंट सीजेशन, मतलब परमानेंट बंद हो जाना ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स. 45 से 50 साल की एज जब फीमेल की हो जाती है, यानी जब वो ओल्ड एज को हिट करती है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज. अब ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ अ मैच्योर एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज एट 14 डे ऑफ एवरी मंथ. एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यानी 28 डेज की इसकी ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की. 14 डे पे क्या होता है? जब 28 डेज में से 14th डे पे एक ओवरीज क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल में. पेयर में ओवरीज प्रेजेंट होती है फीमेल में. किसी एक ओवरी से एक मैच्योर एग, जिसको ओवम भी कहते हैं, वो रिलीज होता है. मैच्योर एग रिलीज होता है 14 डे ऑफ एवरी मंथ, यानी 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मैच्योर एग रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन. ओवरीज हमारी क्या है? पेयर में प्रेजेंट है और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. फर्स्ट फंक्शन तो यही है, रिलीज ऑफ ओवम और एग, मैच्योर एग को रिलीज करना एट 14 डे ऑफ एवरी मंथ, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन. सेकेंड इसका फंक्शन क्या है? रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन. एंड थर्ड इसका फंक्शन है रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? ये हमारे ओवेरियन हार्मोन्स हैं. ओवेरियन हार्मोन्स, इनका फंक्शन क्या है? ये एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, प्लस जो भी फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो भी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आती है, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, ये सब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही ये चेंजेस फीमेल्स में आते हैं. एस्ट्रोजन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये एग्स को, यानी ओवम को मैच्योर करने में हेल्प करती है. ओवम का अनदर नेम है फॉलिकल. फॉलिकल मैच्योरेशन में एस्ट्रोजन हेल्प करता है. प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है? मेन प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम की मैच्योरेशन में हेल्प करता है. कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है. जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये हमारा सारा हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंडर होता है. हार्मोन्स ही इनकी मैच्योरिटी करते हैं, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं. कैसे करते हैं? जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है. अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हमारी मास्टर ग्लैंड है,
मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो गोनेडोट्रोफिन्स को रिलीज करे। गोनेडोट्रोफिन्स क्या है? हार्मोन्स है जो कि हमारे गोनैड से रिलीज होते हैं। सो फीमेल गोनैड्स कौन से है? ओवरीज। सो एंटीरियर पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन रिलीज करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो ये गोनेडोट्रोफिन्स ओवरीज पर एक्ट करते हैं, दोनों ये हार्मोन ओवरीज पर एक्ट करते हैं। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेम से क्लियर है कि फॉलिकल का क्या मतलब है? ओवम या फिर एग, जो कि ओवम या एग को क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवम को स्टिमुलेट करता है। सो ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा फर्स्ट, देन ओवेरियन फॉलिकल ओवरीज से रिलीज होगा। सो ये करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो ओवेरियन फॉलिकल जो रिलीज हुआ है, ये इटसेल्फ क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या फंक्शन है? एस्ट्रोजन हमारा फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है या फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो कि फीमेल की सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रमोट करता है, प्लस ये क्या करता है कि फर्दर एफएसएच और एलएच के रिलीज को स्टिमुलेट करता है या प्रमोट करता है। प्लस एस्ट्रोजन क्या करता है? ओवेरियन फॉलिकल की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। सो ये होता है जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता, मतलब 14 डे तक मेंस्ट्रुअल साइकिल की एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम रहता है। उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, नेम से क्लियर है, ल्यूटेनाइजिंग मतलब कॉर्पस ल्यूटियम। सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओवरीज को स्टिमुलेट करके क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हमारा जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो 14 डे के बाद यानी ओवल्यूशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल एस्ट्रोजन से ज्यादा रहता है, ताकि जो हमारी प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट कर सके। सो अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं? सो अगर हम 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकर चलें, वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करती है 26 टू 30 डेज, बट यूजुअली जो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम लेकर चलेंगे। सो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले यूट्रस में कौन से फेजेस आते हैं? सो यूट्रस में 3 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल के 3 फेजेस होती है। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि फर्स्ट 4 डेज का होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सेकेंड फेज है प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि 10 डेज का होता है, एंड थर्ड फेज है सिक्रीटरी फेज, जो कि 14 डेज का होता है। सो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये 28 डेज का ये साइकिल है 28 डेज की। सो ये जो बीच वाली लाइन है ये 14 डे को शो कर रही है, ये जो बीच वाली डॉटेड लाइन है ये 14 डे को शो कर रही है, ये फर्स्ट डेज को, एंड जो लास्ट लाइन है वो 28 डे को शो कर रही है। सो ये वाला जो बॉक्स है ये यूट्रस को शो कर रहा है। सो यूट्रस में 3 फेजेस है। फर्स्ट 4 डेज का फेज है, इतना फेज, ये क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है? यूट्रस में हमारी 2 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम यानी जो यूट्रस की इनर वाली लाइनिंग होती है, सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग, उसमें एक बेसल लेयर होती है जो कि बेस पे प्रेजेंट होती है, बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, और उसके ऊपर जो नई बनती है उसको बोलते हैं फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। बेसल लेयर हमेशा प्रेजेंट रहती है एंडोमेट्रियम में, और जो फंक्शनल लेयर है वो शेड होती है और दोबारा से ग्रो होती है या थिक होती है। सो फर्स्ट 4 डेज में ये जो फंक्शनल लेयर है एंडोमेट्रियम की, ये शेड हो जाती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये फंक्शनल लेयर शेड हो जाती है इसलिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट 4 डेज का। नेक्स्ट जो 10 डेज का फेज होता है, यानी 5th डे से लेके 14 डे तक, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? दोबारा से ग्रो होना। सो प्रोलिफरेटिव फेज में ये जो मेंस्ट्रुअल ये जो फंक्शनल लेयर है वो शेड हो गई थी मेंस्ट्रुअल फेज में, ये दोबारा से ग्रो होती है प्रोलिफरेटिव फेज में। नेक्स्ट जो फेज है वो है सिक्रीटरी फेज, जो कि 14 डेज का होता है। ये कौन से डे से होता है? 15 डे से लेके 28th डे तक 14 डेज का सिक्रीटरी फेज होता है। सिक्रीटरी फेज में ये जो फंक्शनल लेयर है इसमें सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती है, सिक्रीटरी ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाती है, इसलिए इसको सिक्रीटरी फेज कहते हैं। सो ये थे हमारे 3 फेजेस यूट्रस में। जैसे हमारा यूट्रस में चेंजेस हैं, 3 फेजेस आ रहे हैं, ऐसे ही ओवरीज में 2 फेजेस आते हैं। एक आता है फॉलिक्यूलर फेज एंड एक आता है ल्यूटियल फेज। सो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉलिक्यूलर फेज क्या है। फॉलिकल का मतलब होता है कि जो ओवरी से एग निकला है उसको बोलते हैं फॉलिकल या फिर ओवम। सो 5th डे से ये स्टार्ट होता है फॉलिक्यूलर फेज।
प्रोलिफरेटिव फेज भी 5th डे से स्टार्ट होता है, फॉलिकुलर फेज भी 5th डे से स्टार्ट होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये फेज स्टार्ट हो जाता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो ओवरी से फॉलिकल निकले हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैच्योर कब होते हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इनको स्टिमुलेट करता है मैच्योरेशन के लिए। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच की इन्फ्लुएंस के अंडर ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। जब ये मैच्योर होने लग जाते हैं ये जो फॉलिकल्स हैं, सो मैच्योर फॉलिकल क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। सो ये देखिए एस्ट्रोजन का लेवल भी राइज होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो मैच्योर फॉलिकल्स जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहे हैं वो ज्यादा अमाउंट एस्ट्रोजन का सिक्रीट करने लग जाते हैं। जब एस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होता है तो एस्ट्रोजन फर्दर इन फॉलिकल को स्टिमुलेट, इनके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, वो और ज्यादा इनको सेंसिटिव बना देता है इन रिसेप्टर को, ताकि वो एफएसएच को रिसीव कर ले। सो एस्ट्रोजन फर्दर एफएसएच की स्टिमुलेशन ओवेरियन फॉलिकल में बढ़ा देते हैं। सो इससे क्या होता है कि फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं। अब 14 डे पे क्या होता है, इन दोनों फेज के बीच में 14th डे आता है। 14 डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी जो मैच्योर फॉलिकल था जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है एंड इसमें से ओवम या फिर एग रिलीज हो जाता है 14 डे पे, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। ये कैसे होता है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका लेवल सबसे मैक्सिमम हो जाता है इस टाइम पे, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज। एस्ट्रोजन जो हार्मोन जो रिलीज हो रहा है मैच्योर फॉलिकल से, एस्ट्रोजन एलएच सर्ज में हेल्प करता है। सो एस्ट्रोजन की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल मैक्सिमम जाता है 14 डे पे, और 14 डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, 15 डे से लेके 28th डे तक ल्यूटियल फेज होता है। जैसे ही सिक्रीटरी फेज भी 15 to 28 डेज तक होता है, ऐसे ल्यूटियल फेज भी साथ साथ चलता है 15 to 28 डे तक। ल्यूटियल का क्या नाम मतलब है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर होता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे मैच्योर होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल हमारा मैच्योर ओवम जो रप्चर हो गया था और एग रिलीज हो गया था, यही ग्राफियन फॉलिकल अब जो रप्चर हो गया है, एग तो रिलीज हो गया है, सो विदाउट एग ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये येलो कलर की बॉडी बन जाती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो इसी येलो कलर की बॉडी में ब्लड फिल होने लग जाता है, तब हम इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अगर ये जो एग रिलीज हुआ ओव्यूलेशन पे, अगर ये फर्टिलाइज हो गया, यानी अगर स्पर्म और इसका फर्टिलाइजेशन हो गया एग का, तो आगे प्रेगनेंसी हो जाएगी, और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की बॉडी होती है, मेरे पास येलो मार्कर नहीं था इसलिए मैंने ब्लू से इसको शो किया है। सो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर होता है, किस वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। सो अंडर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर होता है। मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सो प्रोजेस्टेरॉन विद सम एस्ट्रोजन, थोड़ा अमाउंट एस्ट्रोजन का, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा अमाउंट में कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है। सो ये है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब हम जो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 4 डेज का होता है, फर्स्ट 4 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज। सो मेंस्ट्रुअल फेज को समझने के लिए हमें साइकिल के थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मीन्स अगर 28 डेज की साइकिल है तो फर्स्ट 4 डेज से पीछे जाना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस हम 25th डे ले लेते हैं। 25th डे पे क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है मैच्योर हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर इसलिए हो रहा है ताकि अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होकर अगर एम्ब्रियो बनता है या जाइगोट बनता है तो वो सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को। लेकिन अगर ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, यानी वो खत्म होने लग जाता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा, यानी जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, तभी मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा। तभी जो फंक्शन लेयर है जो पहले थिक थी, यानी कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर हो रहा था और फंक्शन लेयर थिक थी ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे, बट क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई इसलिए
ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, फंक्शन लेयर है, ये दोबारा से शेड होती है, इसलिए मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई। सो ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजेनरेट। ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, खत्म हो गया। एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग थिक थी वो अब थिक नहीं रहेगी। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल हाई था वो हाई नहीं रहेगा, इसलिए मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट है, इसलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, फॉल हो जाएगा, उनका लेवल भी नीचे गिर जाएगा। सो ये यहाँ पर शो किया, इनका लेवल फॉल हो रहा है एंड कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो रही है। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम डीस्क्वेमेटेड। सो ये फंक्शन लेयर जो एंडोमेट्रियम की थिक हुई थी, ये फर्स्ट 4 डेज में क्या हो जाएगी, डीस्क्वेमेटेड। डिस्क्वेमेटेड का क्या मतलब है, शेड हो जाएगी, झड़ जाएगी। सो डीस्क्वेमेटेड का मतलब है कि एंडोमेट्रियम की जो फंक्शन लेयर थी, जो ऊपर थिक हुई थी, ग्रो हुई थी, वो झड़ जाएगी जब प्रेगनेंसी नहीं होगी, ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। तो क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम की फंक्शन लेयर है, इसके साथ साथ ब्लड और फ्लूइड वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सो फंक्शन लेयर विद सम ब्लड और फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो कि फर्स्ट 4 डेज में होती है साइकिल के। सो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को मेंसेस भी कह देते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी कह देते हैं, कई नेम्स हैं इसके। लास्ट फॉर 4 to 5 डेज, 4 to 5 डेज ये रहती है। कुछ अलग अलग एक्सेप्शंस होती हैं जिनमें ये और ज़्यादा छोटी साइकिल हो जाती है, किसी को 2 डेज की, किसी को 8 डेज की। सो वो अलग कंडीशंस में वेरी करती है। अगर हम नॉर्मली लेकर चलें तो 4 to 5 डेज की ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो फर्स्ट 4 डेज पर जो फंक्शन लेयर है ये शेड हो जाती है, डीस्क्वेमेटेड हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसलिए। FSH एंड LH लेवल स्टार्ट राइजिंग। अब क्या हुआ था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो लेवल फॉल हो गया था, बिल्कुल फॉल हो गया था, इसलिए फंक्शन लेयर है जो शेड हुई थी। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो FSH और LH लेवल है, जो कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के ज्यादा होने से दब गए थे, नहीं राइज हो रहे थे, वो अब दोबारा से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा राइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, FSH एंड LH। अब जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है उसमें क्या होता है, 35 ml ब्लड और 35 ml सीरस फ्लूइड एक्सपेल होता है वेजाइना से। सो टोटल 35 ml ब्लड और 35 ml अलग से फ्लूइड, ये वेजाइना से एक्सपेल होते हैं नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में। और एंड ऑफ दिस फेज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज 1 mm। अगर हम 4th डे पे देखें तो 4th डे पे अगर एंड हो रहा है इस फेज का, तो जो थिकनेस है फंक्शन लेयर की वो कितनी, दोनों लेयर्स की, इनफैक्ट एंडोमेट्रियम की, वो कितनी रह जाती है, सिर्फ 1 mm, 1 मिलीमीटर इसकी थिकनेस रह जाती है। अब ये जो शेड है, ये एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के लेवल फॉल होने से ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है, यानी कि जो फंक्शन लेयर है, वो शेड क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनका फंक्शन क्या है, वैसोडाइलेशन का। जब इनका लेवल फॉल होता है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है और ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती। सो नेक्रोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो फंक्शन लेयर है उसमें नेक्रोसिस होने की वजह से ये शेड हो जाती है, ये वाली लेयर। साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज होते हैं, जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन में फर्दर हेल्प करते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल होना, जिससे वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा जो फर्दर वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा, जिससे इन सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है, यानी सेल की डेथ हो जाती है, जिससे ये शेड हो जाती है फंक्शन लेयर। सो नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज, सेकंड फेज है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये 5th डे से लेके 14 डे तक होता है। इसकी जो ड्यूरेशन है प्रोलिफरेटिव फेज की, ये 10 डेज की होती है, 5th डे से लेके 14 डे पर। 5th डे पे क्या है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई है, 5th डे से प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गया है एंड 14 डे तक जाता है। 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, जो मैच्योर फॉलिकल है उससे एग रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। सो इसमें क्या होता है, कॉरेस्पॉन्ड टू फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल। फर्स्ट ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है, ये किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, जो फॉलिकुलर फेज है ओवेरियन साइकिल का, जिसमें जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो रहे हैं, उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, यानी ये दोनों फेजेस साथ साथ चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंडर FSH ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट मैच्योरिंग एंड प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन।
सो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या होता है, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि फॉलिकल्स की मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, ये दोबारा से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल्स को मैच्योर होने में हेल्प करता है, इसकी वजह से ही फॉलिकल मैच्योर होते हैं एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। अब मैच्योर फॉलिकल क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होने लगे तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में पीक पे रहता है। सो प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, बहुत इंक्रीज हो रहा है, पीक पर जा रहा है। इससे क्या होगा, एस्ट्रोजन की वजह से एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। अब जो फंक्शनल लेयर जो शेड हो गई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो दोबारा से प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। और एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, मैच्योर फॉलिकल से। और मैच्योर फॉलिकल कैसे हो रहे हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। सो ये फंक्शन लेयर दोबारा से प्रोलिफरेट यानी मल्टीप्लाई होंगे इसके सेल्स और ग्रो होंगे, तो दोबारा से ये ग्रो होने लग जाएगी फंक्शन लेयर। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। फॉर द रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, अब ये ग्रो इसलिए हो रही है ताकि 14 डे पे जो ओव्यूलेशन होगा, उस ओव्यूलेशन को यानी ओवम को अगर ये फर्टिलाइज हो गया, एग फर्टिलाइजेशन होगी, तो एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, जो फर्टिलाइज एग है उसको रिसीव करने के लिए, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये दोबारा से ग्रो हो रही है। एंडोमेट्रियम थिकन्स बिकम वेरी वेस्कुलर एंड रिच इन म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड। अब ये एंडोमेट्रियम क्या है, ग्रो हो रही है, बहुत ज्यादा वस्कुलर हो रही है, ब्लड वेसल्स इसमें आ रहे हैं, रिच इन ब्लड है ये, और ये क्या हो रही है, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स भी इसमें ज्यादा बढ़ रही है, म्यूकस सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड स्टिमुलेट हो रही हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल फेज में जो फंक्शन लेयर है वो 1 mm की रह गई थी, अब ये ग्रो होके इस फेज में ये एंड पे कितनी चल जाती है, 3 to 4 mm थिक ये हो जाती है फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन प्रमोट्स LH सर्ज कॉजिंग ओव्यूलेशन एट 14 डे। अब 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी एग का रिलीज होना मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल से। एग का रिलीज क्यों होता है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन का 14 डे से बिल्कुल पहले एस्ट्रोजन पीक पर चल जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट इसका बढ़ जाता है एस्ट्रोजन का। उसकी वजह से क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो एस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस है LH पे। LH सर्ज ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। LH सर्ज यानी LH का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। वैसे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी हाई हो रहा है, बट ओव्यूलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हाई होना बहुत जरूरी है। अगर LH हाई नहीं होगा तो चाहे जितना भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो LH सर्ज का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल 14 डे पे पीक पे चल जाना, जिसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन होती है, एग रिलीज हो जाता है मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल से, और ये मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज या फिर ओव्यूलेटरी सर्ज भी बोलते हैं। सो ये 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ये होता है। सो प्रोलिफरेटिव फेज 5th डे से स्टार्ट होकर 14 डे पे ओव्यूलेशन पे एंड हो जाता है। सो लास्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज 15th डे से लेके 28th डे तक रहता है। सो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 14 डेज की होती है। 15th डे यानी ओव्यूलेशन अगर 14 डे पे होता है तो उससे नेक्स्ट डे से स्टार्ट होकर ये 28th डे तक रहता है, इसलिए 14 दिन का पीरियड होता है सिक्रीटरी फेज। अब सिक्रीटरी फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहले जो सिक्रीटरी फेज है ये ल्यूटिनाइजिंग फेज जो है ओवेरियन साइकिल का उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। सो ल्यूटिनाइजिंग फेज में क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो कि डीजेनरेटिव ओव्यूलेशन के टाइम पर ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया था, इस ग्राफियन फॉलिकल, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है विदाउट एग, यही मैच्योर होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। सो कॉर्पस ल्यूटियम की मैच्योरेशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है। सो दिस इज ल्यूटियल फेज। सो ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज साथ साथ चलते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद LH स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल। सो रप्चर्ड फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम अब मैच्योर हो रहा है ये क्या करता है, प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, सम एस्ट्रोजन एंड इनिबिन। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो मैच्योर हो रहा है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन। सो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है एंड प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। सो प्रोजेस्टेरोन विद सम
एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का भी थोड़ा सा लेवल इसमें हाई रहता है, इस फेज में एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, एंड इनिबिन एक हार्मोन है, ये भी रिलीज होता है। सो ये तीनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड इनिबिन, ये क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इसलिए सप्रेस करते हैं, मेनली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर रिएक्ट करते हैं, थोड़ा बहुत एलएच भी जो एंड साइकिल है वहां पर सप्रेस रहता है। एफएसएच इसलिए सप्रेस रहता है क्योंकि अगर एफएसएच का लेवल हाई होगा तो और ज्यादा फॉलिकल जो है मैच्योर होंगे, जो कि नहीं चाहिए। इस टाइम पर क्या चाहिए कि एक ही जो फॉलिकल है यानी एक ही जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मैच्योर हो, ताकि वो जो एम्ब्रियो यानी कि जो एग फर्टिलाइज हुआ है स्पर्म के साथ, जो कि जाइगोट बन गया है, उसको सपोर्ट कर सके, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। इसलिए एफएसएच को इसलिए सप्रेस किया है इन तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन से, ताकि और ज्यादा फॉलिकल इस टाइम पर मैच्योर ना हो। एंडोमेट्रियम बिकम एडिमेटस एंड प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। अब इस फेज को सिक्रीटरी फेज इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में जो एंडोमेट्रियम है वो ज्यादा से ज्यादा एडिमेटस हो जाती है और इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस सिक्रीट करने लग जाती है। एडिमेटस का क्या मतलब है कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्लड वेसल्स के साथ रिच हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स इसमें ग्रो होती हैं और ज्यादा से ज्यादा ब्लड एंड फ्लूइड इसमें एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण ये एडिमेटस हो जाती है। एंड वाटरी म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है इस टाइम पे। सो वाटरी और म्यूकस सिक्रीशंस इस टाइम पे सिक्रीटरी फेज में सबसे ज्यादा सिक्रीट होती हैं। जो यूट्रस है वो ज्यादा म्यूकस सिक्रीटिंग हो जाता है। वेजाइना और सर्विक्स भी बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स उसमें प्रोड्यूस होती है, म्यूकस सिक्रीट होता है। सो इसलिए इस फेज को बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। अब ये म्यूकस और ये जो एडिमेटस एंडोमेट्रियम है ये किस चीज में हेल्प कर रही है? एडिमेटस एंडोमेट्रियम इसलिए हुई है ताकि जो अगर फर्टिलाइज हो गया एग तो वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके, एंड अगर इम्बेड हुआ एंडोमेट्रियम में एग, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, तो वो इम्बेडेड होकर न्यूट्रिशन यहाँ से ले सके जाइगोट। और म्यूकस का सिक्रीशन इसलिए इसमें एक्सेस हो रहा है ताकि जो स्पर्म्स है वो ओव्यूलेशन के बाद इजीली मूव करके फैलोपियन ट्यूब में जा सके, और इजी मूव करेंगे जब अगर ये म्यूकस प्रेजेंट होगा और लुब्रिकेट रहेगी वेजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस, तो फिर इजीली वो एग के पास चले जाएंगे एंड फर्टिलाइज हो जाएंगे स्पर्म्स। सो इसलिए वाटरी म्यूकस ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर सिक्रीट होता है। एंड ये सब किसके कारण होता है? प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है इसलिए ये सब चेंजेस आ रहे हैं यूट्रस लाइनिंग में और वेजाइना और सर्विक्स में। जो नेक्स्ट फंक्शन है इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस का, वो ये है, ये जो सिम्टम्स ये शो हो रहे हैं, ये जो साइंस विजिबल ऑब्जर्वेशन है ये यूट्रस में, कि एक तो यूट्रस लाइनिंग ज्यादा म्यूकस हो जाएगी, लुब्रिकेट हो जाएगी, सर्विक्स वेजाइना ये सब बहुत ज्यादा लुब्रिकेट हो जाते हैं इस टाइम पे सिक्रीटरी फेज में। प्लस आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बिल्कुल बाद जो फीमेल्स हैं उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। सो ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं सिक्रीटरी फेज में विमेन में। कुछ विमेन में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी शो होता है। अब यहाँ पर 2 केसेस होंगे, या तो ओवुलेशन के बाद यानी सिक्रीटरी फेज में, या तो एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, जो एग रिलीज हुआ था ओवुलेशन पे, जिसके कारण प्रेगनेंसी हो जाएगी, या फिर एग फर्टिलाइज नहीं होगी प्रेगनेंसी। अगर तो प्रेगनेंसी हो गई, मतलब ये जो एग यहाँ पे 14 डे पे रिलीज हुआ था ये सिक्रीटरी फेज में फर्टिलाइज हो गया, तो क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ताकि ये सपोर्ट कर सके कॉर्पस ल्यूटियम को एंड फर्दर प्रेगनेंसी को एंड एंडोमेट्रियम को। सो कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स तक तो क्या होता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम ही रहता है और ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है। 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है एंड प्लेसेंटा जो है एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है। तब ये जो एम्ब्रियो है ये प्लेसेंटा से जो न्यूट्रिशन है वो लेता है, और इस टाइम पर अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस प्लेसेंटा क्या सिक्रीट करने लग जाता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एचसीजी हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है। सो ये केस होता है प्रेगनेंसी का। अगर प्रेगनेंसी होती है सो क्या होगा कि नेक्स्ट साइकिल बिगिन नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी, एंडोमेट्रियम ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी, थिक बनी रहेगी। और इस फेज में क्या होता है, सिक्रीटरी फेज में जो एंडोमेट्रियम है वो 6 mm थिक हो जाती है, 6 मिलीमीटर। सो ये होता है प्रेगनेंसी के केस में। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, मतलब ये जो ओवुलेशन है, एग तो रिलीज हुआ लेकिन स्पर्म
उसको एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाया, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है एंड उसके साथ साथ क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से फॉल हो जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लग जाता है। सो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल एकदम से फॉल होने की वजह से क्या होता है कि ये जो थिक एंडोमेट्रियम थी ये न्यू साइकिल बिगेन हो जाती है एंड शेड हो जाती है। तो इस तरह से अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो न्यू साइकिल दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट हो जाएगी एंड न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी 28 डेज के बाद। अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट women empowerment. Thank you for watching.